हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में इन्हीं के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो कुल मिला के जो आज का जो लेक्चर है ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मतलब कुछ सेल्स सीरीज में लगे हुए होंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे कुछ सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं। मैं यहां पे 3 लगा रहा हूं, ऐसे कितनी भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 8 10 कितनी भी हो सकते हैं। ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। तो देखो एंड टू एंड कनेक्टेड है ना। मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। मान लो इस सेल का ईएमएफ है, मान लो E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इस सेल का ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इस सेल का ईएमएफ E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3, ठीक है। तो देखो सबसे अच्छा क्या रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को ना किसके साथ दिखाना है, ईएमएफ के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। देखो ठीक है ना, सबसे अच्छा यही रहता है, ठीक है। और देखो ये सेल सीरीज में मैंने 3 ही माने, कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 7 10 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सेल ऐसे लगे हुए हों तो ही सीरीज में माने जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। कैसा, अभी पता चल जाएगा। यहां पे भी सेल सीरीज में ही माने जाएंगे, ठीक है। कि ऐसा हो पॉजिटिव नेगेटिव, इस सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम। तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम इस सेल का, और ईएमएफ मान लो 15 वोल्ट। और मान लो इस सेल का ऐसा है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओगे ना, बेस्ट रहता है, ठीक है। मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का 3 ओम, और ईएमएफ मान लो जैसे कि 5 वोल्ट हो, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ये, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये सेल्स भी सीरीज में है, लेकिन ये भी सीरीज में है, ठीक है। हम जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो इसको लेकर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, वही फॉर्मूला इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रहे। यहां पे भी ये सेल्स सीरीज में कहे जाएंगे, ठीक है ना। और देखो जब मैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के न्यूमेरिकल्स करूंगा ना, जहां जहां पे भी करूंगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ये आपको न्यूमेरिकल्स में समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है। तो अब देखो ये 3 सेल मैंने सीरीज में लिए, कितने भी हो सकते हैं। इन तीनों सेल्स के इक्विवेलेंट मैं एक सेल लगाना चाहता हूं इन्हीं 2 पॉइंट्स के अबाउट, ये ए और ये बी। मान लो इस सेल का ईएमएफ होगा ई इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक तरह से ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखो अगर ये सेल इन तीनों के इक्विवेलेंट है, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रजिस्टर लगाऊं जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और वही मैंने यहाँ पे लगा दिया। मान लो इस रेजिस्टेंस में ऐसे आई करंट फ्लो किया, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आई करंट फ्लो करना चाहिए। तो एक तरह से ये आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे फ्लो कर रहा है आई करंट, ठीक है। और यहां पे भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, बिल्कुल सही है।
तो अब देखो यहां से I कितना आएगा, E इक्विवेलेंट बाय में R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। ये तो सिंपल है क्योंकि ये और ये दोनों सीरीज में होगी ना। तो अब देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, क्लोज लूप लूंगा, जैसे कि ये ले लिया और इस क्लोज लूप पे मैं KVL अप्लाई कर दूंगा। पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं, राइज को नेगेटिव लेते हैं, आपको पता होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट के डायरेक्शन के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब पॉजिटिव, मतलब IR। करंट के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप होगा मतलब पॉजिटिव लेना है, प्लस IR3। और यहाँ पे पोटेंशियल राइज हो गया, नेगेटिव लेना -E3। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पॉजिटिव IR2, राइज नेगेटिव लेना -E2, ड्रॉप पॉजिटिव लेना है IR1, राइज नेगेटिव लेना -E1 और इनका सम 0 कर दो। I को कॉमन ले लो, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। तो I यहां से कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 बाय कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो इसको आप इससे कंपेयर करवा सकते हो। इसको जब आप उससे कंपेयर करवाओगे ना तो E इक्विवेलेंट कितना मिला, E1 प्लस E2 प्लस E3 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट एक तरह से मेरे को पता चल गए जो कि निकालने थे। तो देखो यहाँ पे कितने भी सेल्स सीरीज में हो सकते हैं ना। मान लो मैंने ऐसा मान लिया कि n सेल्स सीरीज में है और उनके इक्विवेलेंट मैंने एक सेल लगा दिया जिसका EMF होगा E इक्विवेलेंट। तो इसी के सिमिलर लिखूंगा ना मैं, वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 प्लस EN और R इक्विवेलेंट इसी के सिमिलर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब जैसे कि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, मान लो मेरे पास 2 सेल हैं, मान लो इस सेल के EMF का हायर पोटेंशियल इस तरफ है, लोअर पोटेंशियल उस तरफ है और EMF है मान लो 10 वोल्ट। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम। एक और सेल है जो कि इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, इस सेल के EMF का हायर पोटेंशियल भी इस तरफ, लोअर पोटेंशियल उस तरफ, मतलब कुछ ऐसे करके। ठीक है, मान लो EMF 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम और मान लो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो मैं इन दोनों के इक्विवेलेंट एक सेल लगाना चाहता हूं, ये वाला A पॉइंट हो और ये वाला वो B पॉइंट हो। तो इस सेल का EMF क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये फाइंड आउट करो। तो अब देखो एक तरह से इन E1 E2 की वैल्यूज पता लगाते हैं। ठीक है, यहां पे 2 ही सेल है ना, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 और E1 क्या आएगा। तो देखो इस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना होगा। इस सेल के EMF का ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब E1 पॉजिटिव लिया जाएगा प्लस 10 वोल्ट और R1 तो हो ही गया 2 ओम। अब इस सेल की बात करो, इस सेल का E2 वो क्या लिखा जाएगा। तो देखो इस सेल के EMF का ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये पॉइंट लोअर पे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव लिया जाएगा प्लस 20 वोल्ट। ठीक है, और R2 तो है ही 3 ओम। तो E इक्विवेलेंट ये क्या आ गया, यूजिंग दिस फॉर्मूला E1 प्लस E2 मतलब 10 प्लस 20 30 वोल्ट प्लस आया, और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 2 प्लस 3 5 ओम। तो E इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया है।
तो सबसे पहली बात तो इस सेल का ईएमएफ का हायर पोटेंशियल इस तरफ होगा और लोअर पोटेंशियल उस तरफ, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और ईएमएफ कितना होगा 30 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। ठीक है, तो इन दोनों सेल्स के सीरीज इक्विवेलेंट में ये अकेला सेल लगा सकता हूं। ठीक है ना। तो अब देखो इसी के ऊपर बेस्ड सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, मान लो मेरे पास 3 सेल्स हैं सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, 3 सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं। इस सेल के ईएमएफ का हायर पोटेंशियल मान लो इस तरफ है और लोअर इस तरफ, और ईएमएफ कितना मान लो 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम। ठीक है, इस सेल का हायर पोटेंशियल मान लो इस तरफ है। ठीक है, और लोअर उस तरफ है, और इस सेल का ईएमएफ ऐसा मान लो 15 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम। ठीक है, और इस सेल का जो हायर पोटेंशियल है वो मान लो उस तरफ है और लोअर पोटेंशियल इस तरफ, और ईएमएफ ऐसा मानो कि जैसे कि 20 वोल्ट हो, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा मानो कि 1 ओम हो, और ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो ये जो 3 सेल सीरीज में है ना, इनके इक्विवेलेंट में एक सेल लगाना चाहता हूं, मतलब जो कि इन तीनों के इक्विवेलेंट हो, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। तो इस सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब देखो 3 सेल है ना सीरीज में, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो इसका E1 क्या लिखा जाएगा, तो देखो इस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। इस सेल के ईएमएफ का ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, हायर पे, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, इसका उल्टा हो गया। तो E1 नेगेटिव लिया जाएगा -10 वोल्ट, और R1 तो है ही 2 ओम। ठीक है, तो इस सेल की बात करो, इस सेल के ईएमएफ का हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर उस तरफ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब E2 पॉजिटिव लिया जाएगा +15 वोल्ट, और R2 कितना है 4 ओम। इस सेल की बात करो, इस सेल के ईएमएफ का लोअर पोटेंशियल इस तरफ, हायर पोटेंशियल उस तरफ, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इसका मतलब इसका E3 नेगेटिव लिया जाएगा -20 वोल्ट। ठीक है ना, और R3 कितना हो गया, ये तो 1 ओम ही होगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला E इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, तो -10 प्लस 15 प्लस E3 मतलब -20। 15 में से 10 गए 5, 5 -20 -15, और R इक्विवेलेंट क्या आ गया, ये तो सिंपली ऐड करने हैं, 2 + 4 6 + 1 7 ओम, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों के इक्विवेलेंट जो एक सेल है ना, उसका एक तरह से ईएमएफ वो कितना है -15 वोल्ट। माइनस का मतलब हायर पोटेंशियल इस तरफ होगा, लोअर इस तरफ। ठीक है, और ईएमएफ कितना 15 वोल्ट, माइनस साइन तो ये बता रहा है कि लोअर पोटेंशियल इस तरफ होगा, हायर इस तरफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस 7 ओम। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब यहां पे सेल्स पैरेलल में लगे हुए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है ना, अब सेल्स पैरेलल में लगे हुए होंगे। तो देखो मैं इसके जो डेरिवेशन को ड्राइव करूंगा ना,
उसमें केवल 2 सेल्स लूंगा पैरेलल में। वैसे कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 10 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और मान लो 2 सेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं, वैसे कितने भी हो सकते हैं। ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट, इसका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिले तभी सेल्स पैरेलल में कहे जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देखो ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिले। तो देखो मान लो इस सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। इस सेल का ईएमएफ का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वो इस तरफ है मान लो, और नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम, और ईएमएफ मान लो इस सेल का जैसे कि 15 ओम 15 वोल्ट हो, ठीक है। तो देखो आप तो ऐसा बोलोगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल रहा है, तो पैरेलल में यहां पे भी कहे जाएंगे, ये सेल्स दोनों पैरेलल में है, ठीक है। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के डेरिवेशन को ड्राइव करूंगा ना मैं, इससे करूंगा, और केवल 2 सेल्स पैरेलल में लेके, वैसे कितने भी हो सकते हैं। इसका जो डेरिवेशन आएगा ना वो इसके लिए भी लागू होगा, ठीक है। तो अब देखो ये 2 सेल्स पैरेलल में, वैसे कितने भी हो सकते हैं, मैंने 2 ही लिए हैं। इन दोनों सेल्स के इक्विवेलेंट में एक सेल लगाना चाहता हूं, ठीक है। ये ए पॉइंट और ये मान लो बी पॉइंट, ईएमएफ ई इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक तरह से ई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है और आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब देखो यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो, रेजिस्टेंस कैपिटल आर यहां पे ही मान लो। अगर ये सेल इन दोनों के इक्विवेलेंट है, और मान लो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे आई करंट फ्लो करना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे करेगा ना ये आई करंट फ्लो, बिल्कुल सही बात है। और मान लो यहाँ पे इस सेल ने ऐसे I1 करंट छोड़ा, इस सेल ने ऐसे I2 करंट छोड़ा, I1 प्लस I2 एक तरह से I हो जाएगा, सही बात है। तो इस सेल ने I1 करंट छोड़ा तो इसको मिलना भी चाहिए, बेसिक लो, इसको I2 मिलना चाहिए, I1 प्लस I2 I हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से I कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट बाय में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही है। तो अब देखो यहां से I1 और I2 की वैल्यूज निकालो सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं ये क्लोज लूप लेता हूं, इस पे KVL अप्लाई कर दूंगा। पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेना IR, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेना है I1 R1, क्योंकि करंट के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यहाँ पे राइज हो गया, नेगेटिव लेना माइनस E1 इज इक्वल टू 0, तो ये इज इक्वल टू E1 आ गया। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ गई, E1 माइनस IR बाय में R1। और एक और क्लोज लूप ले लो, जैसे कि ये ले लिया मैंने, यहाँ पे भी KVL अप्लाई कर दो। पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेना है IR, यहाँ पे भी ड्रॉप होगा, पॉजिटिव लेना है I2 R2, यहाँ पे राइज हो जाएगा, नेगेटिव लेना है माइनस E2, और इनके सम को 0 पुट कर देते हैं, तो ये इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। तो यहाँ से I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 माइनस IR बाय में R2। और देखो I क्या है, I1 प्लस I2, I1 मतलब एक तरह से E1 बाय R1 माइनस IR बाय में R1, प्लस I2 एक तरह से E2 बाय में R2 माइनस IR बाय में R2। तो यहां से क्या करो, I को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल R इंटू में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। इज इक्वल टू E1 बाय में R1 प्लस
E2 बाय में R2, ठीक है। तो I कितना आ गया, E1 बाय में R1 प्लस E2 बाय में R2 बाय में R इंटू में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1। अब क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दो, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 से। तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय में R2 बाय में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। डिनोमिनेटर में भी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे तो केवल R बच जाएगा, प्लस 1 बाय में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। तो एक तरह से देखो ये I आ गया, ये पूरा क्या आ गया, I। इसको आप यहां से कंपेयर करवा सकते हो, ये कैपिटल R और ये पूरा न्यूमरेटर है E इक्विवेलेंट। तो ये जो है ना पूरा ये न्यूमरेटर है, ये क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट, और ये कैपिटल R यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में ये जो पोर्शन है ना ये क्या हो जाएगा स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो एक तरह से स्मॉल r इक्विवेलेंट ये कितना आ गया, 1 बाय में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो 1 बाय r इक्विवेलेंट ये कितना आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। अब देखो E इक्विवेलेंट ये क्या है, E1 बाय में R1 प्लस E2 बाय में R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, देखो 1 बाय में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये क्या है R इक्विवेलेंट। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा इनटू में R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना होगा, ठीक है। तो देखो मान लो n सेल्स हो पैरेलल में, n सेल्स, यहां पे तो मैंने 2 ही सेल लिए हैं, तो R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट इन दोनों के सिमिलर आ जाएगा। 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 बाय Rn, ठीक है। और E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसी के सिमिलर बिल्कुल, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस डैश 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 प्लस En बाय Rn इंटू में यहाँ पे R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसी के सिमिलर लिख दिया ना मैंने। तो अब देखो न्यूमेरिकल्स करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। R इक्विवेलेंट यहां से आएगा, E इक्विवेलेंट यहां से आएगा, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में भी जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना उसमें भी इस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे जो 2 न्यूमेरिकल्स किए थे, जैसे वहां पे ध्यान रखा था, बिल्कुल सिमिलरली यहां पे भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब देखो जो मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो फॉर्मूला है, R इक्विवेलेंट क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn, और E इक्विवेलेंट का E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश डैश प्लस En, ठीक है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं उसके लिए R इक्विवेलेंट यहाँ से निकलता है, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डैश डैश प्लस 1 बाय Rn, और E इक्विवेलेंट यहाँ से निकलता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस डैश डैश En बाय Rn, ठीक है, इनटू में R इक्विवेलेंट,
ठीक है। अब इन फॉर्मूलाज का यूज होगा। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, जैसे इसमें क्या गिवन है, दो सेल्स हैं और दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। एक सेल ये, दूसरा सेल ये, ठीक है। और यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, कितने ओम का, 10 ओम का, ठीक है। ये सेल किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और ये सेल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसका ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या गिवन है, 1 ओम। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का 2 ओम। और ईएमएफ ये यहां पे 30 वोल्ट गिवन है, ठीक है। कितना, 30 वोल्ट ही गिवन है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे है, तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा वो निकाल लो। करंट थ्रू दिस 10 ओम रजिस्टर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें निकालनी होंगी। तो देखो दो सेल्स पैरेलल में है, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा ये कैसे निकाल लें अब। तो पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं ना दोनों सेल्स, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लगा दो। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा ना, ठीक है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। अब ये नहीं पता कि इसका ईएमएफ ऐसे करके आएगा या ऐसे करके आएगा, वही निकालना चाहता हूं मैं अभी। तो इसका आर इक्विवेलेंट कहां से निकलेगा, यहां से, क्योंकि पैरेलल में है ना सेल्स। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 2। तो ये कितना हो गया, 2 + 1 3, ये 3/2 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2/3। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट जो एक सेल लगेगा ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 2/3 ओम, ठीक है। अब ई इक्विवेलेंट यहां से निकलेगा, E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दो ही सेल है ना। तो E1 देखो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि ये जो सेल है इसका ईएमएफ का ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब E1 पॉजिटिव लिया जाएगा 10 वोल्ट। बाय में R1 1 ओम प्लस E2 बाय में R2। इस सेल की बात करो, इसका E2 नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के विरुद्ध है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो E2 को नेगेटिव लिया जाएगा -30 वोल्ट बाय में R2 2 ओम। तो ये -15 हो गया, प्लस 10, 10 - 15 -5, ठीक है ना। ठीक है। और इनटू में आर इक्विवेलेंट भी तो है, फॉर्मूले में यहां पे इनटू में आर इक्विवेलेंट भी तो है, जब हम ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये तो -5, तो E1/R1 प्लस E2/R2 की वैल्यू आई है, और दो ही सेल है पैरेलल में, तो इन दिस इनटू में आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना, 2/3, ठीक है। आर इक्विवेलेंट 2/3, तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया, -10/3 वोल्ट, ठीक है। तो नेगेटिव आया, तो इसका मतलब जो ये सेल होगी ना, इसके ईएमएफ का हायर पोटेंशियल इस तरफ होगा, लोअर इस तरफ होगा, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 2/3 ओम, ठीक है। और ईएमएफ कितना आया, 10/3 वोल्ट, ठीक है। तो ये सेल ऐसे करंट छोड़ेगी आई, बिल्कुल सही बात है। तो आई कितना हो जाएगा,
10/3 बाय में 10 + 2/3, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए ना, बाय में 10 + 2/3। और ये कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 0.3125 इतने एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में से ऐसे करंट फ्लो करेगा, और कितना 0.3125 एम्पियर। ठीक है, अब ये सेल कितना करंट छोड़ेगा, ये कितना छोड़ेगा, ये कैसे पता लगाएं? ठीक है ना। तो अब देखो, ऐसा मान लो, अपने पास से कुछ भी मान सकते हो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ भी मान सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने ये मान लिया कि ये सेल ऐसे I1 करंट छोड़ेगा और ये सेल ऐसे I2 करंट छोड़ेगा। आप कैसे भी मान सकते हो, अगेन मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो अब एक तरह से I1 और I2 की वैल्यूज का पता लगाओ। ठीक है, ये बात तो पक्का होगी, इस रेजिस्टेंस में से ऐसे करंट फ्लो करेगा 0.3125 एम्पियर। ठीक है, होगी ना पक्का ये तो, क्योंकि I कितना आया था 0.3125 एम्पियर। तो I1 और I2 की वैल्यूज पता लगा लो। तो मैं यहां पे ऐसे एक क्लोज लूप ले रहा हूं, इस पे KVL अप्लाई कर दो तो I1 निकल जाएगा एक तरह से। इस क्लोज लूप पे KVL अप्लाई कर दो तो देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, करंट के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, तो मतलब इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। 10 इंटू में 0.3125। ठीक है, और फिर यहां पे आ गया, ये क्या हुआ है, ड्रॉप ही हुआ है, हायर लोअर, ऐसे है ना ये लूप है, ऐसे ऐसे, तो ड्रॉप हुआ तो मतलब +10। अब देखो इस सेल ने ऐसे I1 करंट छोड़ा तो इसको ऐसे I1 मिलना भी चाहिए, इस सेल ने ऐसे I2 करंट छोड़ा तो इसको ऐसे I2 मिलना भी चाहिए। तो अभी इसी लूप में हम पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लिया, यहां पे भी ड्रॉप हुआ है, पॉजिटिव लिया। अब देखो यहां पे इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से I1 करंट ऐसे फ्लो हुआ एक तरह से। ठीक है, और करंट के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ऐसे क्या होगा, राइज होगा, मतलब नेगेटिव लेंगे हम, -I1 इंटू में 1 ओम इज इक्वल टू 0। तो I1 उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से जो I1 की जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगी 13.125 एम्पियर। ठीक है, मतलब यहां से जो I1 निकालोगे ना यूजिंग कैलकुलेटर, ये 13.125 आएगा, और पॉजिटिव है, I1 की वैल्यू पॉजिटिव आई ना। तो इसका मतलब जो मैंने माना था ना कि ये सेल ऐसे करंट छोड़ेगा, मतलब या इस सेल में से ऐसे I1 करंट फ्लो करेगा, वो बिल्कुल सच है, क्योंकि I1 पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब इसमें से ऐसे करंट फ्लो करेगा कितना, 13.125 एम्पियर, 13.125 एम्पियर। अब एक तरह से I2 की वैल्यू निकालो। अब ये क्लोज लूप ले लो, ये वाला, इस पे KVL अप्लाई कर दो, सही बात है। I2 की वैल्यू निकालो। I2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो जैसे आपने करंट माना ना, इस सेल में से ऐसे करंट फ्लो करेगा, वो ऐसे ही करेगा। I2 की वैल्यू नेगेटिव आई तो जैसे मानना उसके अपोजिट फ्लो करेगा, और I2 जो नेगेटिव आया उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना उतना फ्लो करेगा अपोजिट। ठीक है, तो अब एक तरह से I2 की वैल्यू निकाल लो। मैंने ये क्लोज लूप मान लिया, ठीक है ना। इस पे KVL अप्लाई कर दो। पोटेंशियल ड्रॉप 10 इंटू में 0.3125, क्योंकि करंट के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, प्लस करंट के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो मतलब प्लस लेंगे 2 इंटू में I2, और यहाँ पे क्या होगा, राइज हो गया, पोटेंशियल बढ़ गया ना यहाँ से यहाँ, तो मतलब -30, और इज इक्वल टू 0 कर दो, तो ये उस तरफ +30 हो जाएगा।
तो यहां से जब आप I2 की वैल्यू निकालोगे ना, ये आएगी, यहां से ये आएगी 13.4375। I2 की वैल्यू निकाल लेना, इतनी आएगी। ठीक है, ठीक है ना, पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब हमने जो माना था ना कि इस सेल में से ऐसे I2 करंट फ्लो करेगा, वो ऐसे ही करेगा। I2 की वैल्यू पॉजिटिव आई ना, इतने एम्पियर, तो इसका मतलब इस सेल में से ऐसे ही करंट फ्लो करेगा। अगर नेगेटिव आती ना तो इससे अपोजिट फ्लो कर जाता इस सेल में करंट, उतना ही। मान लो -13.437 एम्पियर आती है I2 की वैल्यू, नेगेटिव आती तो ऐसे 13.437 एम्पियर करंट फ्लो कर जाता। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव आई है, तो जैसा मानना है उसी सेंस में फ्लो कर जाएगा I2 करंट, मतलब इस सेल के थ्रू करंट इसी सेंस में फ्लो करेगा, क्योंकि I2 की वैल्यू पॉजिटिव आई है। और कितना करेगा, 13.437 एम्पियर। ठीक है, 13.437 एम्पियर। ठीक है ना। अब ये लूप भले ही हटा दो, बेशक हटा दो ये लूप्स, जो क्लोज लूप बनाए थे ना केवीएल अप्लाई करने के लिए, वो अब बेशक हटा दो, क्योंकि अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। ठीक है, तो देखो ये 13.125 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा है और 0.3125 ऐसे आ रहा है। तो दिस प्लस दिस मतलब 13.125 प्लस 0.3125, ये 13.437 एम्पियर हो जाएगा ना। दिस प्लस दिस 0.3125। ठीक है, और यहां से इस सेल में कितना करंट ऐसे एंटर कर रहा होगा, ऑब्वियसली जितना छोटा उतना ही 13.125 एम्पियर। ठीक है, ठीक है ना। तो 13.437 एम्पियर जो करंट है ना, यहाँ पे दो हिस्सों में जाएगा। इस तरफ 13.125 एम्पियर और इस तरफ 0.3125 एम्पियर। ठीक है, ठीक है ना। तो हमें तो ये निकालना था कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा और किस सेंस में, इस सेंस में करेगा और कितना 0.3125 एम्पियर। ठीक है, अब और चीजें भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये पूछ रखा हो इन सेल्स के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। ऑब्वियसली सेम आएगा। मान लो मेरे पास एक आइडियल वोल्ट मीटर है। क्या आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मान लो मैंने यहां पर आइडियल वोल्ट मीटर लगा रखा है। ठीक है, तो आइडियल वोल्ट मीटर मैंने यहां पे लगा रखा है, वो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा ना अक्रॉस दीज टू सेल्स। ठीक है, तो अब देखो दोनों सेल्स पैरेलल में लगे हुए हैं ना, तो दोनों के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा और वही ये आइडियल वोल्ट मीटर बता देगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर जो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा अक्रॉस दीज टू सेल्स जो कि यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं, वो कितना बताएगा, मतलब एक तरह से VB माइनस VA फाइंड आउट करो। यही आइडियल वोल्ट मीटर यहां पे लगा दो। ठीक है, तो यहां पे जो आइडियल वोल्ट मीटर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा अक्रॉस दिस सेल, वही इन दोनों सेल्स के अक्रॉस हो जाएगा ऑब्वियसली। VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। और ये कितना हो जाएगा, एक तरह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना 0.3125 आई इंटू में रेजिस्टेंस 10 ओम, और ये आ जाएगा 3.125 वोल्ट। ठीक है, 3.125 वोल्ट। ठीक है ना। और I2 की वैल्यू एग्जैक्टली 13.4375 आएगी।
5 और आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली 5 और आएगा यहाँ पे, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं, ठीक है, ठीक है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इन सेल्स के अक्रॉस आएगा, जो कि आइडियल वोल्टमीटर बताएगा, वो कितना बताएगा आइडियल वोल्टमीटर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा ऑब्वियसली अक्रॉस दीज टू सेल्स, मतलब इन दोनों सेल्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आइडियल वोल्टमीटर बताएगा, वो कितना बताएगा 3.125 वोल्ट, दिस हायर पोटेंशियल माइनस दिस लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और देखो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, मतलब आइडियल वोल्टमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना, करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे 13.125 एम्पियर गया और यहाँ से ऐसे 0.3125 एम्पियर आया, दिस प्लस दिस से 13.4375 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे दो हिस्सों में टूट गया, 13.125 और 0.3125, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देखो, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और इस सेल के भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों सेल्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड पॉजिटिव आएगी, इसके द्वारा भी पॉजिटिव, इसके द्वारा भी पॉजिटिव, मतलब ये दोनों सेल्स एनर्जी दे रहे होंगे एट द कॉस्ट ऑफ देयर केमिकल एनर्जीज, ठीक है। P1 पावर बाय C1 सेल, मान लो ये C1 सेल है, मतलब ये फर्स्ट सेल है C1 सेल, और ये मान लो C2 सेल है सेकंड सेल, पावर डिलीवर्ड बाय फर्स्ट सेल वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है ना, और वो कितनी हो जाएगी V इंटू में आई का यूज करते हुए 10 इंटू में 13.125 इतने वाट, ठीक है, जो भी आएगी, तो ये आ जाएगी 131.25 वाट, ठीक है ना, 131.25 वाट। अब देखो इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से भी करंट निकल रहा है, ऐसे एंटर नहीं कर रहा, तो इस सेल के द्वारा भी जो पावर डिलीवर्ड आएगी P2 वो भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन कितनी, V इंटू में आई, मतलब 30 इंटू में आई 13.4375 इतने वाट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये सेल भी एनर्जी दे रहा होगा एट द कॉस्ट ऑफ देयर केमिकल एनर्जी, ये सेल भी एनर्जी दे रहा होगा एट द कॉस्ट ऑफ देयर केमिकल एनर्जी, तो दोनों सेल एनर्जी दे रहे होंगे, दोनों सेल एनर्जी दे रहे होंगे, क्योंकि इस सेल से भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इस सेल के भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो दोनों सेल्स के द्वारा जो पावर डिलीवर्ड आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये दोनों सेल्स मिलके कितनी पावर डिलीवर कर रहे होंगे, दिस प्लस दिस कर दो, 131.25 प्लस 30 इंटू में 13.4375, दोनों सेल्स मिलके टोटल इतनी वाट पावर डिलीवर्ड कर रहे होंगे, मतलब एक तरह से हर सेकंड में दोनों सेल्स मिलके, बोल रहा हूं मैं, मिलके कितनी जूल एनर्जी दे रहे होंगे, 131.25 प्लस 30 इंटू में 13.4375, ये जितने अभी जूल आएगा, दोनों सेल्स मिलके हर सेकंड में इतनी जूल एनर्जी दे रहे होंगे, और वो जा कहां से रही होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दीज रेजिस्टेंसेज, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से टोटल मिला के हर सेकंड में कितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में जा रही होगी, 131.25 प्लस 30 इंटू में 13.4375 इतनी जूल हर सेकंड में इन तीनों रेजिस्टेंस से मिला के हीट में जा रही होगी, और वो मिल कहां से रही होगी, इन दोनों सेल्स के द्वारा, ये दोनों सेल्स मिलके हर सेकंड में कितनी जूल एनर्जी देंगे एट द कॉस्ट ऑफ देयर केमिकल एनर्जीज, 131.25 प्लस 30 इंटू में 13.4375 इतने जूल दे रहे होंगे, ठीक है। और एक तरह से आप चेक कर लेना
क्या, इसके थ्रू पावर डेसिपेशन प्लस इसके थ्रू पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसके थ्रू पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट, इतना ही मिलेगा। ये आप भले ही बेशक चेक कर लेना, मतलब एक तरह से 13.125 का स्क्वायर, आई स्क्वायर आर यूज कर रहा हूं ना, इंटू में 1 प्लस 13.4375 का स्क्वायर इंटू में 2, आई स्क्वायर आर यूज कर रहा हूं इंटू में 2। ठीक है, ठीक है ना। और प्लस इसके थ्रू हीट डेसिपेशन 0.3125 का स्क्वायर इंटू में 10, 0.3125 का स्क्वायर इंटू में 10, मतलब टोटल पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट इतने वाट आएगी। ठीक है, और ये पक्का इसी के ही बराबर आएगी, जो दोनों सेल्स जो मिलके टोटल पावर डिलीवर कर रहे होंगे ना, इतनी वाट, वो जाएगी कहां से, इन रेजिस्टेंसेस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ हीट जाएगी। तो इसके थ्रू पावर डेसिपेशन प्लस इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू पावर डेसिपेशन आई स्क्वायर आर का यूज करते हुए, प्लस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट अगेन आई स्क्वायर आर का यूज करते हुए, ये जो टोटल होगी ना, टोटल पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट इन तीनों रेजिस्टेंसेस से मिला के, वो इतनी ही आनी चाहिए और इतनी ही आएगी। ठीक है।